नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से हर कोई नए साल का इंतजार तो कर रहा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है नए साल के तैयारी के साथ साथ टैक्स प्लानिंग की भी बारी आ जाती है। और ये समय ऐसा है साल का जब आपको अपने टैक्स प्लानिंग निवेश के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। इसलिए सिर्फ नए साल 2022 का इंतजार मत कीजिए, टैक्स प्लानिंग की भी पूरी तैयारी कीजिए। और इसी पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ शो में आज शामिल है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी का करते हैं शो में स्वागत। और शो में क्या है खास, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे 31 दिसंबर 2021 के बाद क्या आप भर सकते हैं आईटीआर। आईटीआर में गलती हो गई है तो क्या सुधारने का मौका मिलेगा। 2.5 लाख रुपए से कम है आय तो क्या आईटीआर भरना है जरूरी। साथ ही AIS वर्सेस फॉर्म 26AS, क्या है दोनों में फर्क। सुनील जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास शो में। और जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला कि नए साल की सिर्फ तैयारी नहीं करना है, टैक्स प्लानिंग का भी पूरा जो है वो खाका तैयार करना है, कहां पर आप टैक्स बचा सकते हैं। और खासतौर पर रिटर्न की सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही 2021 का अंत होगा वही आखिरी तारीख है आपका जो आईटीआर है वो भरने की। अब सबके मन में सवाल ये घूम रहा है और कुछ मांगे भी बीच बीच में उठी जा रही हैं कि 31 दिसंबर से डेट आगे बढ़ाइए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि 31 दिसंबर क्यों ध्यान में रखने लायक ये तारीख है। बाद में जो अनाउंसमेंट्स होंगी तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी टैक्स पेयर्स को 31 दिसंबर क्यों याद रखनी है। देखिए स्वाति, जैसे आपने कहा कि 31 दिसंबर इस बार बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। वर्ष 2021 का अंत हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ इनकम टैक्स पे वैसे तो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन दिसंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टैक्स प्लानिंग के हिसाब से। और इस बार तो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है स्वाति, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट जिनके जिनके टैक्स ऑडिट नहीं हो रहे हैं, जिनके ऑडिट वाले केस नहीं है, वो भी 31 दिसंबर है। सरकार पहले भी डेट बढ़ा चुकी है, 31 जुलाई से बढ़ाकर पहले 30 सितंबर की थी और फिर पब्लिक की डिमांड पर इसको 31 दिसंबर कर दिया था। तो 31 दिसंबर को ना केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपने नहीं भरी है तो तुरंत भर दीजिए। अब वो बहाना नहीं चलेगा कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, पोर्टल ठीक काम कर रहा है और रोज आंकड़े आईटीआर जो आपको दे रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो होती है स्वाति 31 दिसंबर को, कि नए साल का सेलिब्रेशन है तो सारे पैसे सेलिब्रेशन में खर्च मत कर देना। आपको जो सेविंग्स करनी है, क्योंकि आपके पास केवल 3 महीने बचेंगे उसके बाद में वर्ष 21-22 के लिए, तो जो आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग करनी है ATC वाली, या और आपको कोई सेविंग्स करनी है, NPS में पैसा डालना है, तो उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात स्वाति कि एडवांस टैक्स हमको क्वार्टरली जमा करवाना होता है, तो 3 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं 15 दिसंबर को। अगर आपने एडवांस टैक्स आपको जमा नहीं करवाया अभी तक तो आप एडवांस टैक्स भी जरूर जमा करवा दीजिए। और स्वाति उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिनको कैपिटल गेन हुआ है मान लीजिए पिछले साल में, और आपको 2 साल में या तो मकान खरीदना था, जिनको कैपिटल गेन हुआ है मान लीजिए पिछले साल में और आपको 2 साल में या तो मकान खरीदना था या 3 साल में मकान बनाना था और आपने मकान नहीं खरीदा, आपको कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, तो उसका एक छूट मिलती है आपको, जहां कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप पैसा जमा करवाकर उतने पैसे की छूट ले सकते हैं और भविष्य में आप उस कैपिटल गेन अकाउंट से अपना मकान खरीद सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर है। अगर आप चूक गए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा नहीं डाला और खाली वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा रह गया, तो स्वाति आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको छूट नहीं मिलेगी। तो 31 दिसंबर बड़ी महत्वपूर्ण डेट है, इस बार आपको ध्यान रखना है। जी, आपने तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखने लायक बता दी सुनील जी। 31 दिसंबर की जो तारीख आपको ख्याल में रखनी है, इसमें एक और मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ, वो ये है कि कई जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट प्रूफ का अपने अपने ऑफिस से मेल आ चुका है। मतलब आप टैक्स बचाने के लिए कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको जानकारी देनी है अपने ऑफिस को। और हमें यह भी मालूम है कि अभी टैक्स पेयर के पास 2 टैक्स सिस्टम्स है, 2 टैक्स रिजीम है, एक पुरानी और एक मौजूदा, जिसमें एक पुरानी और एक नई। इनफैक्ट जहां पर पुरानी में तो वो सारी छूट ले सकते हैं और नए वाले में वो सारी छूट नहीं लेकर वो नया टैक्स स्लैब में जा सकते हैं। तो
अभी यही सही समय है जब आप अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि आपको पुराने टैक्स सिस्टम में रहना है कि नए टैक्स सिस्टम में आना है? बिल्कुल स्वाति, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको नए स्लैब में जाना है या पुराने स्लैब में जाना है। और स्वाति, आपको ये बात ही पता होगा कि ये सुविधा केवल सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है, वेतन भोगी कर्मचारी के लिए, कि हर साल ये चूज कर सकते हैं कि उनको नए स्लैब में जाना है या पुराने स्लैब में जाना है। अगर आप व्यापार करते हैं, आपकी बिजनेस इनकम है, तो अगर आपने एक बार चूज कर लिया कि आप नए स्लैब में चले गए तो वापस नहीं आ सकते। अब वापस आते हैं कर्मचारियों के ऊपर। तो अगर आपको नए स्लैब में जाना है तो ऑफकोर्स आपकी टैक्स की लायबिलिटी कुछ और होगी, आपका एम्प्लॉयर टीडीएस भी उस हिसाब से काटेगा। तो आप पहले बताइए आपको किस स्लैब में जाना है, और अगर आपको पुराने स्लैब में रहना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ वो याद इकट्ठा कर लीजिए, अगर करनी है तो उसकी प्लानिंग कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात एचआरए को लेकर है, जो हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है स्वाति, उसकी रेंट की रसीदें आपको देनी होती हैं, उसका पैन नंबर देना होता है। फॉर्म है 12 फॉर्म भर के आपको अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देनी है, कृपया उसको जमा करवा दीजिए ताकि वो अपना टीडीएस काट सके। जी चलिए, ये तो हमारी कुछ बातें होगी समझने लायक, जो कि आपको साल के अंत तक जिन बातों का ख्याल रखना है, जो बातें आपको अपने इस मौजूदा कैलेंडर में लिख के रखनी है, जिससे कि नया साल जो है उसमें नए साल की प्लानिंग के साथ साथ आप टैक्स प्लानिंग की भी तैयारी साथ में कर पाएं। अब यहाँ पर एक जो बात हम क्लियर अपने तमाम दर्शकों के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए करना चाहते हैं वो ये है कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जिनकी जो आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें लगता है कि उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। क्या ये सच है? और ये कौन से सिचुएशंस ऐसे हैं जब आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं भी आए तब भी आपको आईटीआर भरना है? बिल्कुल स्वाति, ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हमारी 2.5 लाख रुपए से कम इनकम है, टैक्सेबल इनकम, तो हमको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। ये एक जनरल कानून भी है, लेकिन अगर आप कंपनी या फर्म है तो आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है। और इंडिविजुअल असेसी की मैं बात करता हूं, जो असेसी है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है। देखिए, पिछले वर्ष वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी एक बहुत बड़ा चेंज करके आई थी इनकम टैक्स एक्ट में, और कहा था कि अगर आपकी जीरो इनकम भी है, कोई इनकम नहीं है, लेकिन अगर आप ये 4 कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, 4 कंडीशंस मैं बताऊंगा आपको, तो आपको रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। पहली कंडीशन, अगर आपके बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुआ है, चाहे चेक से जमा हुआ हो, कैश की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आई है मैच्योर होके, आपको पिछली इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला है, अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है स्वाति, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा है पूरे साल में, यानी लगभग 8,500 रुपए अगर आपका बिजली का बिल है, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपने विदेश यात्रा की है और 2 लाख रुपए आपने खर्चा किया है, देखिए हमारे यहाँ इतने लोग विदेश यात्रा करते हैं, इतने लोग घूमने जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। और तीसरा, चौथा सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपका विदेश में कोई खाता है, आपको कोई भी इंटरेस्ट है विदेश में, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो स्वाति है कि ये एक डेविएशन था इनकम से। पहले हम इनकम पे टैक्स लगाया करते थे, इनकम के बेस पे रिटर्न भरा करते थे। पिछले वित्त वर्ष में, पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको भी आपको देखना है। अगर ये 4 कंडीशन में आप फॉल कर गए तो आपको रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है आपके ऊपर। मैं यही समझना चाह रही थी आपसे कि 31 दिसंबर के बाद क्या आईटीआर भर सकते हैं? आपने पेनल्टी की बात की, जुर्माने की बात की, तो इस पेनल्टी के प्रावधान में भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो अगर जो भी टैक्स पेयर 31 दिसंबर की तारीख को पार कर जाता है, उन पर किस तरीके की पेनल्टी का प्रावधान है? 10,000 रुपए की आपको पेनल्टी नहीं, ये अब फीस हो गई है। पहले कभी पेनल्टी हुआ करती थी, पेनल्टी को तो लेवी करना पड़ता था, आयकर अधिकारी नोटिस दिया करता था। अब ये मैंडेटरी है कि 10,000 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फीस, अगर आप 31 दिसंबर के बाद में रिटर्न फाइल करते हैं। हाँ, एक सहूलियत दी है, अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं, आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो फीस को सरकार ने घटाकर 10,000 से 1,000 रुपए कर दिया। लेकिन वो फीस है, मैंडेटरी है, आपको देनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपकी रिटर्न फाइल होगी ही नहीं। जी बिल्कुल। और रिटर्न जो रिवाइज रिटर्न जो भरना है 31 दिसंबर, एक तो तारीखें इतनी सारी हैं सुनील जी कि टैक्स पेयर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है।
और कोविड की वजह से तो तारीखें आगे बढ़ी भी लगातार। तो जरा ये रिटर्न को रिवाइज करने की जो तारीख है उसकी एग्जैक्ट हमें डेट जरा बताइए, और क्या 31 दिसंबर इनफैक्ट वो तारीख है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और 31 दिसंबर के बाद क्या टैक्स पेयर के लिए मुमकिन है रिटर्न को रिवाइज करना? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन स्वाति हम पहले ये समझते हैं कि रिवाइज रिटर्न होती क्या है, आखिर रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत क्या है। देखिए, जिन लोगों ने रिटर्न 31 दिसंबर से पहले यानी ड्यू डेट से पहले आपने अगर अपनी रिटर्न फाइल कर दी, जनरली हमारे यहाँ जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, इस बार 31 दिसंबर है, और आपको बाद में लगा कि मुझसे कोई इनकम रह गई है, तो आपको एक सरकार मौका देती है। और आजकल तो आपके पास में 26 एएस है, आपके पास एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और उससे बड़े वृद्ध रूप में आ चुकी है फॉर्म 26 एएस के बाद में। आप मान लीजिए कोई इंटरेस्ट की इनकम लिखना भूल गए, कोई म्यूचुअल फंड, जनरली आदमी भूल जाता है, आपने कोई सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन करी आप भूल गए, या ऐसा कोई इनकम जो आपको नहीं पता था, कोई इंटरेस्ट एक्रू हो गया आपके ऊपर, उस पर टीडीएस काट दिया बैंक ने, आप भूल गए, तो आपको सरकार एक मौका देती है कि आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। क्योंकि अगर सरकार ने आपको पकड़ा स्वाति, तो आपसे वो पेनल्टी भी लेती है, आपसे इंटरेस्ट भी लेती है, और आपको प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकती है। तो सरकार एक मौका देती है कि अगर आपने रिटर्न को फाइल किया, आप को लगता है कि मैं भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, तो आप उसको रिवाइज कर दीजिए। और रिवाइज करने की डेट ध्यान से सुनने वाली बात है, 31 मार्च 2022, यानी 31 दिसंबर के बाद 3 महीने का टाइम मिलेगा, आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट में ये कहा है कि जो रिवाइज रिटर्न है वो हम ये मानेंगे कि ओरिजिनल रिटर्न की ही रिप्लेसमेंट है। यानी अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न दिसंबर से पहले फाइल कर दी थी और आपने रिवाइज रिटर्न फरवरी में फाइल की है, तो आपको 10,000 का पेनल्टी आपको नहीं लगेगा। 10,000 जो फीस मैंने बताई, लेट फीस, वो आपको नहीं लगेगी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको टैक्स बना, नेचुरल सी बात है, आपको इनकम और दिखाएंगे तो टैक्स बनेगा, तो उस पर आपको ब्याज पूरा लगेगा। और एक अपने दर्शकों को हम एक बात और बताते हैं जिसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, कि लोग हमसे पूछते हैं कि जी टैक्स क्यों सरकार इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रही है 234 का, जबकि रिटर्न की डेट तो 31 दिसंबर है। देखिए, सरकार ने ये कहा था कि हमने डेट तो आपकी बढ़ा दी 31 जुलाई से, लेकिन एक चतुराई की सरकार ने, चतुराई ये की कि अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपका ब्याज का मीटर तो चालू हो गया। 1 अगस्त से, यानी 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न भर रहे हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको वो इंटरेस्ट चल रहा है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये आपने काफी दिलचस्प बात कही। और रिटर्न कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं? 31 मार्च 2022 की तारीख आपने कही, और उसमें अगर लेट फीस लगती है तो लेट फीस का क्या प्रावधान है? नहीं स्वाति, ये तो सरकार ने कहा है कि आप यू एंटर इनटू द सेम शूज, यानी कि अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे भरी थी और आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं उसको, तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन स्वाति, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, लोग ये भी गलती करते हैं, जब वो रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको उसमें ओरिजिनल रिटर्न का नंबर डालना होता है, कि ये रिवाइज रिटर्न, उसको टिक करना होता है, उसमें ऑटोमेटिकली आपका नंबर आएगा कि आपकी पुराने रिटर्न का नंबर क्या था। अगर आपने उसको टिक करना भूल गए, तो फिर यह माना जाएगा कि ये आपकी बिलेटेड रिटर्न है या आपकी लेट रिटर्न है, तो फिर आपको वो फायदा नहीं मिलेगा, आपको लेट फीस भी लगेगी, आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो पहली बात तो बहुत सोच समझ के रिवाइज करनी है। जैसे मैंने बताया, अगर आपने कोई मिस्टेक हो गई है, जेन्युइन मिस्टेक हो गई आपसे, तो आप उसको कर दीजिए रिवाइज। और उसका मैं आप सुझाव देता हूं कि आप अपना AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन आई हुई है और आप उसके हिसाब से रिवाइज कर दीजिए। हाँ, लेकिन आपको टिक करना है रिवाइज, आपको पुरानी रिटर्न का नंबर देना है, तो आप फीस से बच जाएंगे। AIS की आपने बात की सुनील जी, इस पर मैं थोड़ी एक विस्तार से चर्चा आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले रिटर्न भरते वक्त हमारे साथ कई गलतियां हो जाती हैं। हालांकि ITR फॉर्म्स काफी आसान कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी गलती तो हो ही जाती है। तो ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या है, कैसी गलती होती है, और सुधारने का अगर मौका मिले तो उसका तरीका क्या है? बड़े खतरनाक प्रोविजन है स्वाति, आयकर अधिनियम 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट में, और धारा है 139 सबसेक्शन 9, जिसमें कहते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। देखिए, अगर आपने कोई रिटर्न भरी और उसमें आपसे गलतियां हो गई, कोई डिफेक्ट्स हो गए, आपने कुछ चीजें भूल गए, आपको जो एनेक्शर लगाने थे वो भूल गए, या जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फिल करना वो भूल गए,
तो आपको वो डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाती है। डिफेक्टिव का मतलब है उसमें डिफेक्ट्स आ चुका है, और आपको इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग 15 दिन का टाइम देता है कि उस डिफेक्ट को ठीक कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिटर्न फाइल करें तो अपने ईमेल आईडी पे जाकर या पे लॉगिन करके इनकम टैक्स के पोर्टल पर चेक कर लीजिए कि कहीं डिफेक्टिव रिटर्न तो नहीं है, और अगर डिफेक्टिव रिटर्न है तो उसको डिफेक्ट्स को दूर कर दीजिए। अगर आपने डिफेक्ट दूर नहीं किया स्वाति, तो वो रिटर्न इनवैलिड मानी जाती है। इनवैलिड का मतलब है कि आपने वो रिटर्न कभी भरी ही नहीं है। आयकर की नजरों में वो नल एंड वॉइड है, और जैसी नल एंड वॉइड होगी, ये मान लिया जाएगा कि आपकी ना रिटर्न भरने की जो पेनल्टी है, आपके जो बेनिफिट है, मान लीजिए आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है, आपको नहीं मिलेगा, आपका इंटरेस्ट है वो चलता रहेगा। इसलिए अपने पोर्टल पर जरूर जाइए, देखिए कोई मेरी डिफेक्टिव रिटर्न तो नहीं है। और बाई चांस, क्योंकि लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है, और हमारे बहुत केस आते हैं जहाँ डिफेक्टिव रिटर्न होती है और टाइम 6 महीने पहले निकल गया है, तो आप एक डिले की कंडोनेशन की रिक्वेस्ट डालिए कि सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को कंडोन कर दो, मैं इसका रेस्पॉन्स नहीं कर पाया, और आप उसको ठीक कीजिए। फिर वैलिड जब हो जाएगी तो आपको बकायदा एक प्रोसेस 143(1)(a) का एक आपको इंटीमेशन आती है कि हमने इसको प्रोसेस कर दिया है। तो रिटर्न भरना ही जरूरी नहीं है स्वाति, उसकी इंटीमेशन आना, प्रोसेसिंग होना भी बहुत जरूरी है। हर टैक्स पेयर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न भरने के बाद भूल नहीं जाना, उसको फॉलो करना है, उसको देखना है। सुनील जी, अब ये समझना जरूरी है कि आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन टूल पेश किया जिसको एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, AIS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सबसे पहले AIS है क्या और क्या जानकारी होती है इसमें? देखिए स्वाति, बजट 2020 में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम आपको एक सुविधा देंगे, और उसको देंगे हम प्री फिल रिटर्न। यानी अब आपकी जो रिटर्न है वो प्री फिल होके आएगी। सरकार आपसे कहेगी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन के जरिए आपकी इतनी इंटरेस्ट की इनकम है, इतनी सैलरी की इनकम है, इतना डिविडेंड आया है, इतनी आपने सेल परचेज की है शेयर्स की। तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन सही है और ये आपकी टैक्स की आपकी डिडक्शंस हैं या आपने एडवांस टैक्स जमा करवाया है, तो आप केवल यस नो कर दीजिए, आपकी रिटर्न फाइल्ड मानी जाएगी। अब सवाल ये उठा कि सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन आती कहां से है, पता कैसे चलता है उनको? तो आपको पता होगा स्वाति, हमारे बैंक अकाउंट्स और हमारे मोबाइल, हमारे आधार, हमारे बैंक आपस में लिंक्ड है। तो जब भी आप अपने पैन पर या आधार पर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक तो इंफॉर्मेशन वहां से आती है, और दूसरा है SFT, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बैंकों को, पोस्ट ऑफिस को, रजिस्ट्रार को, अगर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा सेल डीड करते हैं, रजिस्ट्रार को या NSDL को, जहां आप शेयर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एक एनुअल रिपोर्ट के जरिए सरकार के पास आती है। वो जो डाटा आता है उसकी माइनिंग होती है, उस डाटा को उठा के आपके पोर्टल पे आपके पैन नंबर पर डाल दिया जाता है। तो SFT के माध्यम से सरकार को इंफॉर्मेशन आती है। तो पहले हमारे पास था फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS में बेसिकली आपकी टैक्स की इंफॉर्मेशन हुआ करती थी कि आपको इनकम पर टैक्स कितना काटा, TDS कितना काटा, आपको एडवांस टैक्स कितना जमा करवाया। लेकिन जो AIS आया है, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, उसमें बकायदा आता है आपको डिविडेंड इनकम कितनी आई है, आपको इंटरेस्ट इनकम कितनी आई है, आपने इतने म्यूचुअल फंड्स में परचेज किया, आपने इतना शेयर्स में किया, आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। तो पहली इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरी इंफॉर्मेशन है टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरी इंफॉर्मेशन बताया जाता है कि आपका कहां का TDS कटा है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको देखिए जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई है, वो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है कि नहीं की। जैसे मान लीजिए आपने रेमिटेंस किया, आपके बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई विदेश में पढ़ता है, आपने रेमिटेंस किया, एक नया प्रोविजन आ गया जहां पर आपको 5% TCS काट लिया जाता है। तो 2 बातें कि आपका जो TCS वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आपने जो ट्रांजेक्शन की है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसका सोर्स क्या है, आपने उसको अपने बैंक खातों में, अपनी आयकर रिटर्न में उसको दिखाया कि नहीं दिखाया। तो ये तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आपको टैली करना है। मान लीजिए आपकी इनकम पे टैक्स कटा है 20 लाख रुपए पर, और आप इनकम दिखा रहे हैं 15 लाख रुपए, तो आपका मिसमैच आ जाएगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो आपको टैक्स बताता है कि कहां कहां से आपका TDS कटा है, कहां कहां आपका TCS काटा है, कहां कहां आपने एडवांस जमा करवाया है। तो आपको दोनों इंफॉर्मेशन को मैच करना है, और उसको फिर अपनी जो आपकी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उसको भी मैच करना है। अगर वो मैच नहीं हुई, वो मिसमैच हो गई, तो आपको एक नोटिस आएगा। हाँ, इस बार जब 20 AIS आया स्वाति, तो इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी FDR, जैसे ऑटो स्वैप की FDR होती है, तो बार बार वो FDR का अमाउंट ज्यादा दिखा रहा है,
या जो शेयर्स ट्रांजैक्शन है उनको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है। तो सरकार ने 8 दिसंबर को, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, 8 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज करके ये कहा है कि हम एआईएस के बेस पर इंटीमेशन में यानी स्यू मोटो एडिशन नहीं करेंगे। तो लोग इससे बड़ा कंफ्यूज हैं। लोग समझ रहे हैं कि एआईएस की महत्ता कम हो गई। महत्ता कम नहीं हुई है जी। अगर आपका मिसमैच आया, वो ऑटोमेटिक एडिशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका मिसमैच आया तो आपको नोटिस आएगा, आपको जवाब देना होगा, और अगर आपकी इनकम एस्केप हो गई, आप भूल गए 31 मार्च तक, तो आपको टाइम है रिवाइज करने का। अगर आप भूल गए तो आपको टैक्स और पेनल्टी दोनों देनी पड़ेगी। ओके, एआईएस और 26 एएस के बारे में तो सुनील जी हमने समझा, और ये भी समझा कि रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने एआईएस को इंट्रोड्यूस किया। आयकर विभाग के लिए और सरकार के लिए इसके क्या फायदे हैं? देखिए, 2 फायदे हैं स्वाति। सबसे बड़ा फायदा तो क्या है कि जो लोग भूल जाया करते थे अपनी इनकम को, या जैसे हमारे यहाँ पे इविजन बहुत था। एक बार माननीय अरुण जेटली, जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हमारे माननीय वित्त मंत्री थे, तो एक बार उन्होंने लाइटर मोड में कहा था कि वी आर ए टैक्स नॉन कंप्लायंट सोसाइटी। और ये कहा भी जाता था हिंदुस्तान के बारे में। 130 करोड़ के देश में 6 करोड़ या 7 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, और उसमें से केवल 4 या 3-4 करोड़ रुपए लोग टैक्स देते हैं। इतनी गाड़ियां हम खरीदते हैं, लोग इतनी विदेश यात्रा करते हैं, तो उन सारी ट्रांजेक्शन को हम मैच नहीं कर पाते थे। जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, डाटा माइनिंग शुरू हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार ने इस्तेमाल करना शुरू किया कि टेक्नोलॉजी, ये सरकार बड़ी टेक सेवी सरकार है, टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करती है। तो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डाटा माइनिंग कर रहे हैं, और टैक्स इवेडर जो टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स को छुपा लिया करते थे, उनको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा टूल है। एक तो ये फायदा तो सरकार को है, क्योंकि सारा डाटा एक तरफ आ रहा है, और एक मिनट में आपको बता देगा एआईएस के जरिए कि भाई आपने खर्चा तो किया 50 लाख रुपए, और आप इनकम दिखा रहे हो 5 लाख रुपए। तो आपकी अगर इनकम 5 लाख है तो आप 50 लाख की प्रॉपर्टी कैसे परचेज कर सकते हैं? आप विदेश यात्रा कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया था कि 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुई है और आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं। या अगर आपकी 1 लाख ज्यादा बिजली का बिल है, अगर आपका 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल है, तो इसका मतलब आपकी 2.5 लाख की इनकम तो होनी चाहिए ना कम से कम, अगर आप इतना बिजली का बिल भर रहे हैं। तो ये डाटा माइनिंग से सरकार आपकी इनकम को असेस कर रही है। और फायदा असेसी को क्या है? ये तो सरकार को फायदा हो गया। असेसी को फायदा क्या है स्वाति, कि जो रिफंड्स 1-1 साल, 1.5 साल नहीं मिला करते थे, असेसमेंट 10-10 साल चला करती थी, ये सिस्टम इतना फास्ट हो गया है। आपने जो लास्ट टू लास्ट मंथ रिटर्न फाइल किए हैं, उनके रिफंड्स भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई, टाइम बहुत कम हो गया। तो फायदा दोनों को है। जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनको तो बहुत ही फायदा है, लेकिन जो इवेडर है, जो टैक्स को घुमा दिया करते थे, छुपा लिया करते थे, बचा लिया करते थे, उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है स्वाति, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तलवार सरकार ने लटका दी है आपके ऊपर। सुनील जी, एक और बताइए कि आने वाले समय में अगर हम लुकिंग फॉरवर्ड देखें तो क्या हमें फॉर्म 26 एएस और एआईएस दोनों की जरूरत है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम में, क्योंकि एआईएस में तो सारी इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी और 26 एएस का एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन ही है, तो 26 एएस शायद ना ही हो? 26 ईयर्स को फेज आउट कर दिया जाएगा। देखिए, पहले जब 26 ईयर्स लागू हुआ था, तो उस टाइम में बहुत मिसमैच हुआ करता था। हमारी शिकायत रहती थी सरकार ने, तो सरकार ने यही किया था कि ठीक है जी, 26 ईयर्स में मिसमैच है, तब भी हम प्रोसेस कर देंगे। लेकिन धीरे-धीरे सिस्टम को इतना परफेक्ट कर दिया कि अगर 26 ईयर्स से आपका टैक्स मैच नहीं होता है, तो आपको ना तो क्रेडिट देते हैं टैक्स का, और आपसे टैक्स की डिमांड भी कर लेते हैं। एआईएस उसका ही, क्योंकि सुधरा हुआ, बड़ा हुआ, वृद्ध रूप है, तो अल्टीमेटली 26 ईयर्स को फेज आउट होना है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको अंडर वन रूफ एआईएस में मिलेगी। और जैसे मैंने बताया, जो वित्त मंत्री जी का सपना है कि एआईएस जब परफेक्ट हो जाएगा, तो प्रीफिल होके आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाया करेगा। तो जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं या जो छोटे करदाता है, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आपकी रिटर्न भरी हुई है, आपको यस नो करना है, बात खत्म हो जाएगी आपके लिए। चलिए, तो बहुत डिटेल में हमने समझा फॉर्म 26 एएस और एआईएस के बारे में, और साथ ही टैक्स पेयर्स को किन तारीखों का ख्याल रखने की जरूरत है, और नए साल की प्लानिंग के साथ साथ टैक्स प्लानिंग की भी आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। तो मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।